हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। अरे कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब ठीक। चलिए, मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आप हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो देता है कंप्लीटली फ्री एजुकेशन और जिसका नाम है क्या? मैग्नेट ब्रेन्स। अच्छा, फ्री एजुकेशन देता है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फ्री दे रहा है तो एकदम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो। क्वालिटी भी क्या है? एकदम टॉप नॉच है। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स में। ठीक है, चलिए ओके। आइए आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, आपको याद है? लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखने के बाद हमने देखा था कि वो हमारे जो वेक्टर एडिशन है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो कम्यूटेटिव भी है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, और वो एसोसिएटिव भी है, यानी कि ए वेक्टर में अगर मैं बी प्लस सी वेक्टर जोड़ दूं और मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ूं और उसमें सी वेक्टर जोड़ दूं तो भी आंसर क्या आना है? दोनों ही केस में सेम आना है। बिल्कुल सर। उससे पहले हमने ये भी देखा कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है जिसकी ज्योमेट्रिकल मेथड हमने देखी थी, है ना? ओके। क्या हमने पैरेललोग्राम लॉ जैसी कोई चीज देखी वेक्टर एडिशन की? क्या हमने उसका भी ज्योमेट्रिकल मेथड देखा? हाँ सर। लेकिन आज के लेक्चर में हमको फॉर्मूलेज दिखने लग जाएंगे और जब फॉर्मूले दिखने लग जाते हैं तब न्यूमेरिकल भी आने लग जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि कैसे एनालिटिकल मेथड हम देखते हैं वेक्टर एडिशन की, कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं और कैसे फॉर्मूलेज को हमको अप्लाई करना है आने वाले क्वेश्चंस में। डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतने क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से दिखा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएं, हो सकता है क्वेश्चंस आपको कहीं और मिल जाएं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स को समझने के लिए, है ना? आप 4-5 बुक उठाओगे, 4-5 बुक में आपको चारों पांचों बुक में ये क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं। अगर आपको वेक्टर समझना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा और वो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। इसके अलावा जो और बेसिक क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना? मेरी जितनी होगी, मैं जितना चाहूंगा उतना ज्यादा क्वेश्चंस आपसे आपको दिखा दूंगा, आपकी नजरों के सामने से निकलवा दूंगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक लेकर प्रभु का नाम। तो चलो भाई, जय 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 भगवान। बढ़िया जाना चाहिए। ये चीज देखो आपको लाइफ लॉन्ग याद रखनी है। मतलब जब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर ले रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ अच्छे एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर ले रहे हो, हम जो भी पढ़ने वाले हैं आपके लेक्चर्स में वो सब के सब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चाहे 10th से आके आप 11th में आके एकदम हीरो बन जाओ, चाहे आपकी 2-2 गर्लफ्रेंड बन जाए, 1-1 गर्लफ्रेंड बन जाए, या आपके 1-1 बॉयफ्रेंड बन जाए, कुछ भी हो जाए, आप खूब प्यार मोहब्बत करो, आप खुद घूमो फिरो, लेकिन देखो पढ़ाई का लोड 10th से 11th में आने के बाद एकदम से बढ़ जाएगा और एकदम से आपको दुनिया अलग सी लगने लग जाएगी जब आप 10th से 11th में स्विच करोगे। लेकिन आपको इन सब चीजों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 11th आपसे बहुत ज्यादा मेहनत डिमांड करेगी, एकदम से बहुत ज्यादा मेहनत डिमांड करेगी। और आप क्योंकि अभी आप बोर्ड से निकल कर आए होगे तो बोर्ड का टेंशन आपके सर पर होगा, तो वो चीज आप सोच रहे होगे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा रिलैक्स जरूर करिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिलैक्स मत करिएगा कि वापस आप अपने पेस को ना पकड़ पाए। ठीक है ना? बहुत ज्यादा मेहनत आपसे डिमांड करेगी 11th में, पहले से आपको बोल रहा हूं, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, बात मैं आपसे क्या कर रहा था कि ये फॉर्मुलेज आपको उतार लेना है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, खुशी हो, दुख हो, सब मजेदार चल रहा हो, सब बेकार चल रहा हो, लेकिन ये फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, खून में उतरने चाहिए, नसों में उतर जाने चाहिए। कोई कभी भी पूछे, नींद से उठाकर पूछे, तब भी ये फॉर्मूले आपको आपके टिप्स पर होने चाहिए। क्लियर बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पैरेललोग्राम लॉ को। और क्या पढ़ रहे हैं हम? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने जो पैरेललोग्राम लॉ देखा ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्या देखा था? चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और उसमें आपको कोई बी वेक्टर जोड़ना है, आपके पास कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और उसको आपको जोड़ना है उस ए वेक्टर में, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए आप हमेशा उसको कैसे जोड़ोगे? टेल टू टेल जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? टेल टू टेल। तो मैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग करा के यहां ले आता था और इसको टेल टू टेल जोड़ देता था बी वेक्टर में, ये हो जाता था हमारा एंगल थीटा। याद करो,
फिर हम बोलते थे कि क्या ये दोनों वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो आप बोलते थे हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। क्या दोनों ये वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। तो अगर पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम भी तो देख ले कहाँ है, तो हमको दिख रहा है कि हाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। क्लियर बात? हाँ सर क्लियर बात। तो जब ऐसा हो जाएगा तब आपको यह देखना है कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपको वहां से इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल निकालना है जिसको आप बोलोगे रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या होगा, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के जुड़ने का रिजल्ट होगा जिसको आप रिजल्टेंट बोलोगे। इस रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता था तो आप ग्राफिकल मेथड में, मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड बोल दिया था क्या, सॉरी, तो आप उसमें क्या करते थे, उसको धीरे धीरे स्केल से नापते थे। क्या नापते थे? अगर आपको इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होता था तो आप स्केल से नापते थे, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाता था। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए होता था तो आप ए वेक्टर से क्या देख लेते थे, अल्फा एंगल देख लेते थे। अब लेकिन हमको ये सब चीजें खत्म करनी है, हमको कुछ उसमें एक्स्ट्रा करना है ताकि हम क्या कर पाए, हम एनालिटिकल मेथड को डेवलप कर पाए। तो चलिए यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं अपनी एनालिटिकल मेथड को। क्या करने वाले हैं जरा समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। आप भी अपने कॉपी पेन ले लो अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो नहीं बना रहे हो तो आपको वैसे भी नोट्स अवेलेबल कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए आइए, मैं क्या करता हूं, जरा सा ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड करता हूं, ठीक है ना, आगे लाइन एक्सटेंड करता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं 90 डिग्री। ठीक, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं एम, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं एन, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पी। क्लियर बात? कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन मैं अभी जब भी राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं तो कोशिश करता हूं उसको MNP नाम दूं, बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे MNP, है ना। चलिए, हुआ अगर कल के दिन मेरा कोई बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई, तो मैं उसका नाम MNP भी रख दूंगा, है ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है नाम। चलिए, कैसा लगेगा, उसको बुलाएंगे अगर ए MNP किधर जा रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये देखना है कि अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो क्या यहां का एंगल भी थीटा होगा क्या? सर पहले ये बताओ, आप थीटा तो बना दे रहे हो यहां का एंगल, मुझे आप ये बता सकते हो कि ये बी वेक्टर क्या यहां पर आ सकता है? मैं वही बात करने जाने वाला था, मैं पहले थीटा बना रहा था लेकिन अब आपका डाउट आ गया, तो चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं पहले से। तो आओ, क्या इस बी वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करा के इधर ला सकता हूं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं सर, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि पैरेलल शिफ्टिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है वेक्टर में। तो सर यहां पर ये वेक्टर और कुछ नहीं बी वेक्टर है, ये वेक्टर भी क्या है, बी वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर, अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा के अगर मैं इधर ले आया हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल भी थीटा है? हाँ 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस एंगल को थीटा बोल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपने ऐसा बोला है तो यार मुझे बताओ, हमारे पास एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इसको मैं बोल देता हूं ओ, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ONP, ठीक है, मैं यहां लिखता जाता हूं, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ONP और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा MPN, दिख रहा होगा कि नहीं? ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूं, एक ट्राइंगल है आपका MNP, दो ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं। मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है इस MP की वैल्यू और इस NP की वैल्यू, इस MP की वैल्यू और इस NP की वैल्यू। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस रिजल्टेंट के बारे में फाइंड आउट करना है। क्लियर है? पक्की बात है? तो चलिए अब हम देखेंगे, अब हम एक्चुअली देखेंगे कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड। तो चलिए अब हम उतर जाते हैं मैदान में और बढ़ते हैं किसकी तरफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की तरफ। ठीक है ना। हमने एक बेसिक डेवलपमेंट कर लिया है। वो डेवलपमेंट क्या था मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। मैंने इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने बोला MNP। फिर मैंने आपको बोला ये वेक्टर बी है, इसको पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है क्या? यहां आपने बोला हाँ किया जा सकता है सर। तो अगर ये एंगल थीटा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? आपने सब में मुझे अपनी सहमति दी और बोला हाँ आजी हाँ, आजी हाँ ऐसा होगा। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करूं, इतनी सुंदर हूं, तुम आप ही बताओ क्या करूं।
क्या करूं, हाँ ठीक है, चलो क्या करना है, दो ट्राइंगल दिख गए, ONP दिख गया, MNP दिख गया, मुझे चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो भी मेहनत हम करेंगे वो रिजल्टेंट के लिए करेंगे। यार मुझे दिख रहा है रिजल्टेंट इधर भी आ सकता है, रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट इधर भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि नहीं। तो मुझे कैसे भी करके MP और PN की वैल्यू चाहिए, MP और PN की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो मैं अभी ट्राइंगल ONP को जरा साइड में रखता हूं और ट्राइंगल MNP का यूज करता हूं। ठीक है, तो मैं यूज करता हूं ट्राइंगल MNP का, इसको साइड में लिख लेता हूं। आइए, ये है ट्राइंगल MNP। अब देखिए ट्राइंगल MNP में मुझे देखना है, या आप इसको MPN भी लिख सकते हो यार, है ना, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे बढ़िया लग रहा है बोलने में, इसलिए मैं ऐसे लिख ले रहा हूं। चलो, तो मुझे MP की वैल्यू पता करनी है और NP की वैल्यू पता करनी है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मुझे NP की वैल्यू पता करनी है और मुझे MP की वैल्यू पता करनी है, MP की वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, तो मैं ट्राइंगल ONP में ले रहा हूँ क्या, थीटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये थीटा है तो ये तो थीटा था ही था, है ना। ठीक है, आ जाइए, अगर मैं इसमें लगा दूं साइन थीटा और कॉस थीटा तो क्या मुझे कुछ वैल्यूज मिलने लग जाएंगी? हाँ सर, आराम से मिलने लग जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। देखो, अगर मैं लगा दूं साइन थीटा किसमें, ट्राइंगल MPN में, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है NP, परपेंडिकुलर की वैल्यू है NP और हाइपोटेनियस की वैल्यू है B। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं B, ठीक है ना, वेक्टर नहीं लिख रहा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि NP और कुछ नहीं है, NP है B साइन थीटा, है कि नहीं है? है सर, ठीक, ओके, ये आप लिख लो अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लगा देते हैं कॉस थीटा उसी ट्राइंगल MNP में या MPN में, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, MP अपॉन B, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो MP अपॉन B। MP की क्या वैल्यू होती है, B cos थीटा इज इक्वल्स टू MP, B cos थीटा इज इक्वल्स टू MP। तो यहां पर आपके पास MP की वैल्यू आ गई B cos थीटा आ गई। चलिए, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। B cos थीटा आ गई MP की वैल्यू, B sin थीटा आ गई NP की वैल्यू। चलिए, तो आप जो चीज लेकर चले थे अब आपको वो चीज मिल गई है क्या? हाँ सर, NP मिल गया, MP मिल गया। आ जाओ आगे देखते हैं। MP की वैल्यू आपके पास आई है B cos थीटा, यहां लिख देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। NP की वैल्यू आपके पास आई है B sin थीटा, यहां लिख देता हूं मैं। कोई भी आपको कड़ी निंदा कोई भी नहीं करेगा इस बात की, है ना, कड़ी निंदा कोई भी नहीं करेगा। चलिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल? तो अब आपको लेना है OPN, ठीक है ना, अब आपको ट्राइंगल लेना है OPN। तो चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल OPN बात करते हैं। हमको पता है NP जो है वो परपेंडिकुलर है, OP जो है वो क्या है, OP जो क्या है वो बेस है। पता है कि नहीं पता आपको? बिल्कुल पता है सर। और हमको ये भी पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है OPN, तो हम ये बोल सकते हैं कि R स्क्वायर जो होगा वो OP स्क्वायर, R स्क्वायर नहीं, मैं सीधे सीधे पहले डिस्टेंस लिख लेता हूं, ON का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? OP स्क्वायर के बराबर प्लस ON स्क्वायर के बराबर। क्या कुछ गलत बात लिखी मैंने? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इन ट्राइंगल OPN में। ठीक, ON स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? R का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिया है मैंने, R का स्क्वायर। OP स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? OP स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। तो OP को मैं लिख रहा हूं A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस ON तो हो गया है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया भाई? ON स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर होना चाहिए, गलत लिखा है भाई, मैं सोचूं ये क्या हो गया, NP स्क्वायर, है ना। ठीक है, समझ गए। चलिए, NP स्क्वायर को आप क्या बोल रहे हो? B साइन थीटा, और उसका स्क्वायर लगाना है आपको, तो यहां लिखता हूं मैं B साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? बस इस चीज में हमने यहां गलती से कुछ और लिख दिया था, हमने उसको सही कर लिया। ठीक है, ओ हो, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझसे गलती हो गई भैया, अरे मैं मर जाऊं, बताओ क्या करूं। चलो, इसका स्क्वायर खोल सकता हूं मैं? हाँ सर, फॉर्मूला पता है हमको, बहुत तेज मन कर रहा है कि हम इसको खोल दे। चलो, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा बी है आपका, तो बी का स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और b क्या है, b कॉस थीटा, तो 2ab कॉस थीटा। कितनी बढ़िया बात बोली मैंने, बहुत बढ़िया बात बोली। प्लस 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 b साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। सही है, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं जा रही होगी मुझे ऐसा लगता है। अरे 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 अरे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मुझे कुछ चीज दिख रही है, क्या वो आपको भी दिख रही है क्या, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये होता है सर 1, हमको पता है, हमको पता है, हमको पता है। मैंने बोला वाह वेरी गुड, पता है तो लेकिन अभी तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, पता तो होना ही चाहिए था। बहुत बढ़िया पकड़ा, लेकिन जिनने भी पकड़ लिया बहुत शानदार पकड़ा। तो आइए मैं इसको और इसको एक साथ लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं बी स्क्वायर कॉमन निकाल के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ओ बू बी बी कुछ भी बोल रहा हूं, 2ab कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, बढ़िया। सर इसको 1 कर दो, नजरों से हटा दो, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम, इसको 1 कर दूं, कर दो। इसको किया 1, ये बना क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा 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 किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो क्या इस रूट को मैं गायब करके स्क्वायर, इसको स्क्वायर को गायब करके क्या मैं यहां पर रूट लगा दूं, हाँ सर बिल्कुल लगा दो। बहुत ही शानदार तरीके से आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अच्छे से लिखूंगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हाय रे मेरी कमर, ओ दादा, थीटा, ये जो थीटा है मैं यहां पर शानदार तरीके से साइड में लिख देता हूं आपके लिए ताकि प्रॉपर नोट्स हो जाए। वो क्या है, ये जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना, जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। बात समझ में आई, बहुत ही शानदार तरीके से देखो हम खड़े हो गए हैं अपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लेके, जो अभी तक हम नहीं ले पा रहे थे, है ना। हम सिर्फ क्या कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड को फॉलो कर रहे थे, नाप रहे थे, इधर कर रहे थे, उधर स्केल लेके जा रहे थे, इधर प्रोटेक्टर लेकर जा रहे थे और चीजों को नाप रहे थे। अब लेकिन हमको वो 3-5 नहीं करना, अब आप तो हमको वेक्टर बताओ, कौन कौन से वेक्टर हैं वो बताओ, उनके बीच का एंगल बताओ और ले जाओ रिजल्टेंट की वैल्यू हमसे, ले जाओ, खड़े पर ले जाओ, तुरंत ले जाओ, हमको स्केल वेल मत दो, हमको प्रोट्रैक्टर मत दो, हमको आप बस बता दो जो चाहिए है और आप ले जाओ वैल्यू हमसे रिजल्टेंट की। कैसे, इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको कभी भी ये क्वेश्चन आए, कभी भी आपसे मैं पूछूं तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर बात है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या फाइंड आउट हम कर सकते हैं। याद करो, याद करो, जब हम ग्राफिकल मेथड देख रहे थे तो ग्राफिकल मेथड में आपसे डायरेक्शन भी पूछी जाती थी। सर लेकिन ये क्या मैग्नीट्यूड है क्या, अरे हाँ भैया, अरे हाँ 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 हाँ, चलो जरा मैं आपको इस बारे में और बात कर लेता हूं, फिर हम बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ, है ना। आ जाओ, बहुत ही बढ़िया यार, आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा अप्रिसिएशन आप लोग कमेंट्स में दिखाते रहें ताकि मैग्नेट ब्रेन्स को भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता जाए, थोड़ा सा मुझे भी मिलता जाए, ताकि ऐसे ही हम मेहनत करते जाएं, आपकी तरफ कंटेंट लाते जाएं, है ना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते जाएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए बात करते हैं। हमने अभी जो फाइंड आउट किया इस फॉर्मूले की मदद से, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा, ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये क्या फाइंड आउट किया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओ ये होता था क्या सर मैग्नीट्यूड? हाँ यही होता था मैग्नीट्यूड, जिसके बारे में हम बात करते थे, वो मॉड लगा के, याद करो मॉड लगा के, है ना। तो अब जब आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। आई मेरी बात समझ में? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पक्का? हाँ सर, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप परेशान मत हो ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए। अब यार एक बात और रह गई है हमारे पास, हमारी आंखों के सामने, हमारे जहन में, कि सर ग्राफिकल मेथड में तो आप अल्फा 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 भी करते रहते थे, अल्फा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। मतलब अगर आपको इसका डायरेक्शन चाहिए होता था, ग्राफिकल मेथड में डायरेक्शन चाहिए होता था, तो हम बोलते थे अगर डायरेक्शन चाहिए तो फाइंड व्हाट, फाइंड अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ऐसा बोलते थे क्या ग्राफिकल मेथड में? हाँ सर बोलते थे। लेकिन अब हमको ग्राफिकल मेथड याद है, लेकिन हमको उसको यूज नहीं करना, उसका नाम नहीं लेना, हमको यहाँ फॉर्मूले से डिस्कस करना है, क्योंकि ये एनालिटिकल मेथड चल रही है। क्या चल रही है? एनालिटिकल मेथड चल रही है। आई मेरी बात समझ में? तो चलिए मैं इसको हटाता हूं और अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले वाले मोड में, फॉर्मूला निकालने वाले मोड में। तो चलिए, मुझे अगर अल्फा निकालना है तो आप मुझे बताओ, मुझे कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा? सर अल्फा जो है सर वो रिजल्टेंट वेक्टर और इस ओपी और एनपी के साथ बना रहा है, हाँ कि ना? अरे बिल्कुल सही। तो चलो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल OPN। ठीक है, क्लियर है? अब भैया क्या करना है, कुल मिला के ये अल्फा आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या tan अल्फा लगा दूं इसमें? बहुत प्यारे तरीके से लगा दो सर, वही तो बनता है। तो मैं लगा रहा हूं tan अल्फा, मैं लगा रहा हूं tan अल्फा। tan अल्फा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है यहाँ पर? NP दिख रहा है सर, बेस आपको OP दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? NP, बेस इज व्हाट? OP। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं सीधे सीधे tan अल्फा इज इक्वल्स टू, NP की वैल्यू है b साइन थीटा, b साइन थीटा लिख दूं, यह है भाई b साइन थीटा डिवाइडेड बाय OP a वेक्टर, नहीं, OP इज a प्लस बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड लेना है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं a प्लस बी कॉस थीटा, हाँ कि ना? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अब तो आपने मतलब दुनिया जहान जीत लिया, आपने अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया, आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। तो क्या बचा? क्या करें अब? क्या करूं बताओ? जब सब कुछ फाइंड कर लिया, तो अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों फॉर्मूले को याद करने का काम है। क्या है? याद करने का काम है ना? ठीक है, ये याद से मुझे दो अच्छी लाइन याद आई है, जरा दो लाइन मेरे को बहुत जोर से दो लाइन आ रही है, आपको सुना देता हूं। तो किसी ने बड़ा अच्छा बोला है कि भूलता कुछ भी नहीं उसे सब याद रहता है, भूलता कुछ भी नहीं उसे सब याद रहता है, इश्क में आदमी इसलिए बर्बाद रहता है। वाह क्या बात, क्या दिल से दिल तक बात पहुंच गई होगी। चलिए, तो वाह लिख दीजिएगा कमेंट में। आ जाते हैं वापस हम अपने फॉर्मूले पर। तो यार एक फॉर्मूला तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का ये आया, एक फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्शन का ये आया। ठीक, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ये ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन आई है आपके पास। क्यों? क्योंकि अल्फा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है भाई? ए के रिस्पेक्ट में है। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अल्फा इज विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर लेकिन एक बात बताइए, क्या डायरेक्शन कभी बी वेक्टर से नहीं हो सकती क्या? अरे हो सकती है। पूछ लिया जाता है आपसे बी वेक्टर से डायरेक्शन बता दो, तो उस एंगल को आप बीटा बोल देते हो। क्या बोल देते हो? उस एंगल को आप बीटा बोल देते हो। तो इसके क्या तरीके हैं? सिंपल सी बात है कि आपको थीटा पता है, अल्फा आपने यहां से पता कर लिया, तो थीटा माइनस अल्फा कर दो, आपको बीटा मिल जाएगा। क्या? सुनना मेरी बात,
टू फाइंड बीटा, अगर आपको बीटा फाइंड करना है, टू फाइंड बीटा दैट इज डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम बी वेक्टर, अगर आपको पता करना है टू फाइंड बीटा, आप क्या कर सकते हो, थीटा में से, टोटल थीटा में से अल्फा माइनस कर सकते हो, आपको बीटा मिल जाएगा। या फिर अगर आपको फॉर्मूला ही याद रखना है कि नहीं सर जब आपने सबका ही फॉर्मूला बताया तो इसका भी फॉर्मूला बता दो, तो देखो यार जब आप यहां टेन अल्फा की जगह बीटा करोगे तो सब कुछ आपको बी वेक्टर से देखना पड़ेगा। तो यहां बी की जगह ए साइन थीटा हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह ए कॉस थीटा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, टेन बीटा इज इक्वल्स टू, यहां बी साइन थीटा है, इसको आप ए साइन थीटा कर दो। याद करने का भी तरीका बता दे रहा हूं, सीधे सीधे अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। बी साइन थीटा की जगह ए साइन थीटा कर दो, ए की जगह बी कर दो, और ये है बी कॉस थीटा तो इसको कर दो ए कॉस थीटा। क्लियर है, पक्की बात। तो देखो आपके पास फॉर्मूला भी आ गया टेन बीटा का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना, मैं तो बोलूंगा मत याद रखो, एक ही फॉर्मूला याद रखो और उसको थीटा से माइनस करके निकाल लेना, ठीक है ना। फालतू में क्यों दो फॉर्मूले याद करोगे, फालतू में क्यों कंफ्यूजन अपनी बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने जो भी मेहनत की है, यहाँ जो भी मेहनत की है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट का फॉर्मूला और डायरेक्शन का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए की है, और इसके आगे हम इनको हमेशा याद रखेंगे। बार बार डिराइव करने की जरूरत हमको नहीं पड़नी चाहिए। डिराइव करना जबकि आसान है फिर भी हम इसको बार बार यूज नहीं करेंगे। आगे हमको पढ़ना है, मैं आपको अभी से बता देता हूं कि आप इस चीज को नोट डाउन करो, लेकिन हमको आगे क्या पढ़ना है, अब हमको इनके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने पड़ेंगे। स्पेशल केसेस का मतलब कुछ थीटा की वैल्यूज बदलेंगी, है ना। थीटा क्या है, आपको ये थीटा दिख रहा होगा ना, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मैंने आपको बताया है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये जो थीटा आप ले रहे हो ना, ये और कुछ नहीं है, दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। माफी दे दीजिएगा मुझे अगर ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, लेकिन मैंने बताई है, मुझे पता है वो चीज मैं रब कर चुका हूं, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। सत्यम नाम है मेरा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, है ना। चलिए, तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब क्या स्पेशल केसेस को। नोट डाउन करिए, बढ़ते हैं फिर उसकी तरफ। चलिए भाई, बहुत पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बेटा यार नोट डाउन कर लेना, है ना, ऐसा मत करना, आलस मत फैलाना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात हमने कर ली है, अब हमको देखना है स्पेशल केसेस। तो यार स्पेशल केसेस में जो मैं पहला केस ले रहा हूँ, अरे ये नहीं, ये कलर नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। क्या चाहिए सर आपको, बहुत ज़्यादा सर आप ना। चलो, पहला स्पेशल केस जो मैं ले रहा हूँ उसमें क्या ले रहा हूँ ज़रा समझना। मैं ले रहा हूँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू बी 0, थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ 0 डिग्री। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है ना। मतलब जैसे आप पहले बनाते थे ना, ये आप ए वेक्टर बनाते थे, ये आप बी वेक्टर बनाते थे, तो अब आप क्या कर रहे हो, बी वेक्टर को झुकाते क्या कर दे रहे हो, उसका थीटा 0 की तरफ ले जा रहे हो। तो चलो, क्या दोनों वेक्टर ऐसे बन जाएंगे, क्या ये बी वेक्टर हो जाएगा, लंबा बना दो। याद कर रही है पिंकी, मुझे याद कर रही है, ठीक है ना। ए वेक्टर, ठीक है ना। एंगल कितना इनके बीच में, इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। ये बात आप समझ गए, ये पहला स्पेशल केस हमारा। ओके सर, समझ गए। क्या आप यहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके मुझे बता सकते हो मैग्नीट्यूड कितना होगा? अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, अगर अभी भी नहीं पता कर पाए तो फिर क्या बता सर, क्या बचा सर? तो हमको आपने सर रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab कॉस थीटा। 2ab आया था क्या? नहीं सर 2ab नहीं आया था, ab कॉस थीटा था सर। अरे बताओ मुझे बताओ आप कि ab कॉस थीटा था कि 2ab कॉस थीटा था? सर भूल गए सर, याद नहीं है सर क्या था सर धुंधला सा याद आ रहा है सर। अरे भैया कंफ्यूज नहीं होने का, 2ab कॉस थीटा था, ये याद रखने का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है।
सर यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो तो 0 डिग्री कर दी गई, तो क्या मैं थीटा जल्दी से 0 पुट कर दूं? मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आप थीटा क्या कर दो, जल्दी से 0 पुट कर दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। और मुझे बताओ कॉस 0 क्या होता है? सर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 सर हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आर स्क्वायर कितना आने लग जाएगा? 1 लग जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या प्लस 2ab। अच्छा सर, सर 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 एक बात बोलूं सर? अरे बोलो क्या हुआ? सर ये जो आपने लिख दिया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है पेट में। सर ये मुझे पता है ये क्या होता है। सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैंने कहा हाँ 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 हाँ, इसमें गुदगुदी होने वाली क्या बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये तो। ठीक है सर, सर सर इसका रूट हटा, इसका स्क्वायर हटा दो ना, यहाँ रूट लगा दो ना सर, तो शायद थोड़ी और अच्छे से मुझे चीज़ें समझ में आने लग जाए। तो मैंने बोला बिल्कुल, ये लो अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब भैया ये स्क्वायर है, ये रूट है, क्या रूट ये स्क्वायर को खा जाएगा? हाँ खा जाएगा। तो सर आप यहां से रूट हटा दो, यहां से आप स्क्वायर हटा दो। ठीक है, तो क्या सर रिजल्टेंट जो है वो आपका a प्लस बी के बराबर आ रहा है? क्या a प्लस बी के बराबर आ रहा है? हाँ सर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो a के मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आई मेरी बात समझ में? मतलब अगर आपको कल के दिन ये ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, समझना मेरी बात, कल के दिन आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तो देखो ये और ये दोनों चीजें क्या है? एक ही जैसी। ठीक है ना, घबराना नहीं, मैं r वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सीधे r लिख देता हूं, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सीधे a लिख रहा हूं और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सीधे b लिख रहा हूं, तो ये एक ही बात है ना। टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लोगे इस चीज की कि सर हाय अल्लाह ये क्या लिखवा दिया आपने, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो इस चीज को आप याद रखो। मैं इस चीज को स्पेशल केस के नीचे भी लिख देता हूं कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तब आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड का सम होता है। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल उड़ाने में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। न्यूमेरिकल उड़ाने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि पहला टाइम है। जब हम इस चीज को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, जैसे ही न्यूमेरिकल सामने फेंकूंगा आपकी आंखों के, फिर मैं ये जल्दी जल्दी करने लग जाऊंगा। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, याद कर लो। यहाँ जो कंफ्यूजन हो रहा था 2 का, यहाँ 2 है या नहीं है, वो सब चीजें अभी गलती कर लो ना, अभी मेरे सामने गलती कर लो, मेरे साथ क्वेश्चंस में गलती कर लो। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करो तब गलतियां थोड़ी सी कम करने की कोशिश करना, है ना। इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करो, इस तरीके से आप अप्रोच बनाओ अपनी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने दूसरे स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको क्या करता हूं, धड़ल्ले से हटा देता हूं। ओह माय गॉड, आइए हमको अब स्पेशल केस दूसरा देखना है। मैं दूसरा स्पेशल केस देखने जा रहा हूं। इसको मैं कर लेता हूं वापस अपने ब्लैक कलर में और इसको मिटा देता हूं। चलो ये है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में हम देख रहे हैं अगर हमारा थीटा 180 डिग्री हो गया तब क्या होगा। थीटा 180 डिग्री हो गया तब क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने का एंगल हो गया? कितने का एंगल हो गया? 180 डिग्री का। ठीक है ना, 180 डिग्री के एंगल को आप कैसे बनाओगे दो वेक्टर के बीच में? सर 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 एक वेक्टर ऐसा ए वेक्टर और सर इसके जस्ट अपोजिट बी वेक्टर ऐसा। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या सर 180 डिग्री में? नहीं 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 नहीं, ऐसी किसने बोली बात। बस दोनों वेक्टर क्या होंगे? जस्ट अपोजिट होंगे और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन कुछ होगी आपके वेक्टर्स की। तो मुझे क्या आप बता सकते हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? सर बहुत ही आसान है, एक बार फॉर्मूला पता चल गया तो वही तो बार बार करना है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, पर एक बार मेरे मुंह से मजनू भाई के लिए, उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया और मजनू भाई ये देख ना सके, मजनू भाई ये सुन ना सके, तो मेरी ही हॉकी से मजनू भाई ने मेरे पैर तोड़ दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, खुद ही मुझे क्या कराया? हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मेरा इलाज कराया। यही करना है बार बार।
वही वही तो कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 180, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। ये काट नहीं रहा हूं मैं, है ना, मैं बता रहा हूं कि cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है सर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा अब? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार cos 180 की वैल्यू -1 है तो यहां माइनस लगा दो और ये हो जाएगा -2ab। ठीक है, क्या 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab? सर 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 बहुत तेज मुझे कुछ बोलना है सर, बताइए बताइए क्या बोलना है सर? ये जो आपने लिख दिया है ना सर, ये मुझे किसी फॉर्मूले की याद दिलाता है। अभी सर बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था सर, ये जो फॉर्मूला है ना सर, ये बन जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अरे मैंने कहा वाह वाह, बहुत ही शानदार खेले आप, तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया। सर अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो यहां से स्क्वायर को हटा के इधर रूट लगा दो। मैंने कहा लो लगा देते हैं भाई अगले स्टेप में। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से क्या ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो सर फाइनली हमारे पास क्या बात आ गई? हमारे पास आ गई बात, r जो होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा a माइनस बी के बराबर, a माइनस बी के बराबर। यानी कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर के बराबर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई यहां से हमारे पास, और उसी को हम यहां पर लिख रहे हैं अपने स्पेशल केस में कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो आपको याद रखना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर बात? क्लियर बात? ठीक सर, एक बात मुझे बताइए, अगर ए वेक्टर छोटा हो गया बी वेक्टर बड़ा हो गया तो क्या आर वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव में लिख देंगे? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या नेगेटिव में लिख देंगे? तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्टार लगा के कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन नेवर बी जीरो, कभी भी आपके आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है ना? ये वैल्यू क्या होने वाली है? हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर बी वेक्टर ए से बड़ा हो गया तो ए माइनस बी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर अगर हो गया तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव पे लग जाएगा स्क्वायर रूट। कैंसिल आउट होने का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन ही कैंसिल आउट हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू अगर अंदर बनती है तो उसका स्क्वायर होकर उसको पॉजिटिव बनाया जाएगा पहले, फिर उस पर स्क्वायर रूट का ऑपरेटर लगेगा और उसको स्क्वायर रूट कर देगा। ठीक है ना? आपको पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हम लेते नहीं है यहां पर। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर यानी कि कैसे लिखते हैं हम इसको? इसका मतलब हुआ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैन नेवर बी जीरो नहीं, ओहो, कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या लिख रहा हूं यार मैं, क्या हो गया ये? कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बी बड़ा हो जाएगा, ए से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है हमारे सामने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है ना? अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं, या हम एक और देख लेते हैं केस, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? बहुत प्यारा डिस्कशन होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्पेशल केस की तरफ, और थर्ड स्पेशल केस हमको देखना है, वो मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, आपको पता है, मन है मेरा तो मन है मेरा। थर्ड केस, स्पेशल केस हमको देखना है। अब हमने थीटा 0 कर दिया, थीटा 180 कर दिया, अब हमको थीटा देखना है 90 डिग्री पे। थीटा 90 डिग्री पे देखना है, तो आप मुझे बताइए क्या आप इसको सॉल्व करके मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे सकते हैं? सर बहुत आसान। थीटा 90 है अगर, तो क्या दो वेक्टर ऐसे बनेंगे, एक ए वेक्टर ये
और एक बी वेक्टर ये, और दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है ना। दोनों का कंप्लीट करेंगे, ये मैग्नेट ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा और यहाँ से होते हुए इनका रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो हम पता है, हम जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन हम जानते हैं थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो हम थीटा की जगह 90 पुट कर देते हैं, 2ab cos 90। अब मुझे बताओ cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 कितना होता है सर, cos 90 होता है 0। कितना मेरे हीरो, 0। सर cos 90 तुरंत 0 कर दो, cos 90 आप देखो नहीं, तुरंत 0 कर दो और अपने एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाओ। तो सर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ सर ठीक है, बढ़िया बोले आप। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप इससे मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू दे सकते हो, हाँ सर, यहां पर रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और वो कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, याद रहेगी आपको ये बात, बहुत अच्छे से याद रहेगी। सर 3 केस आपने बताए, एक में एंगल थीटा 0, एक में एंगल थीटा 180, एक में एंगल थीटा क्या 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, फिर भी यहां बता देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास दो वेक्टर हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सिर्फ इस केस में, इसी केस में ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, सिर्फ इसी केस में ऐसा होगा कि वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़ेंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो बराबर आएगा किसके, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, ये मैं कभी नहीं बोल रहा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलकर जो वेक्टर बनाएंगे वो बराबर होंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो मिलकर बनाएंगे उस वेक्टर के। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जरूरी नहीं सेम हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं दोनों वेक्टर क्या हो, सेम हो। कल का याद होगा ना आपको, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, याद करो। एक वेक्टर आपका ऐसा आया था, इसका मैग्नीट्यूड आया था 5√2, इस डायरेक्शन में था, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आया था। एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आया था, इसका मैग्नीट्यूड भी 5√2 था, लेकिन वो किस डायरेक्शन में आया था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आया था। तो मैग्नीट्यूड सेम थे दोनों के। ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन देखिए डायरेक्शन अलग अलग थे। इसलिए मैंने ये बात बोली है कि जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, सिर्फ उस केस में ये चीज वैलिड है कि दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दोनों वेक्टर के माइनस का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेक्टर आपस में बराबर हो, आप देख सकते हो। कल का क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 चीजें हमको यहां से पता चली, 3 एंगल के बारे में हमने यहां पे बात की, बहुत अच्छे से हमने इस चीज को सीख लिया है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट डाउन करिए और हम फिर कुछ और अच्छी बात करेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे इसी चीज पर कि हम क्या समझे हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इस चीज को। ओहो, चलिए, वेरी गुड, लिख लिया होगा आई थिंक, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। बढ़िया, आ जाओ, ये कर दिया मैंने इसको क्लियर 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 क्लियर। चलो भैया, अब जरा फिर से आ जाते हैं उन्हीं चीजों पर जो हमने अभी 3 स्पेशल केसेस देखकर समझी। हमने 3 केसेस देखे। पहले हमने देखा थीटा 0 डिग्री रख के, और हमको पता चला कि जो रिजल्टेंट आता है वो a प्लस बी के बराबर आता है, हाँ कि ना। फिर हमने देखा थीटा 180 डिग्री करके, और हमने पता किया कि जो रिजल्टेंट आता है वो a माइनस बी के बराबर आता है। फिर हमने पता किया कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये तो पॉजिटिव ही होगी, जो वैल्यू निकल कर आएगी ये वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली है, हमको पता है। सारी की सारी वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव ही होने वाली है, हमको पता है। सारी की सारी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही निकल कर आने वाली है, क्योंकि कभी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको नेगेटिव देखने को
नहीं मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब एक बात समझना, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, कितनी हो सकती है रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, आप देख सकते हो क्या? हाँ सर, हमको थीटा सबसे मिनिमम वैल्यू आपने रखी थी 0, एक तो 180 रखी और आपने 90 रखी। इन तीनों केसेस में हमको पता चला कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब दो चीजें जुड़ रही हैं, तभी तो कोई चीज मैक्सिमम होगी। जोड़ने से ही, अरे भाई 2 किलो एप्पल जोड़ के ही तो 4 किलो एप्पल बनाएंगे, बड़ी क्वांटिटी बनाएंगे, हाँ कि ना, बड़ा मैग्नीट्यूड बनाएंगे। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि जब थीटा 0 डिग्री हो रहा है तब रिजल्टेंट क्या है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। मैं इसको बोल रहा हूं यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है ना। चलिए वेरी गुड। अगर मैं यहां पर देखूं तो यार एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस हुई है, यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, देखो यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, यहां पर ऐसा नहीं हुआ है, ये वैल्यू कभी हमको छोटी वैल्यू तो नहीं देगी क्योंकि दोनों चीजें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। यहां पर साफ साफ हमको दिख रहा है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। सर ये वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकती है, अरे भैया मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी रिजल्टेंट आपको नेगेटिव नहीं आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आया कैसे था, ये आया था ऐसे, याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी अगर नेगेटिव होते हैं तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकल आएगा। इसलिए चीज को दिमाग से आप निकाल दो कि रिजल्टेंट कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। हाँ ये बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ पर दो मैग्नीट्यूड जुड़े हैं तो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट देंगे, और यहाँ पर अगर दो वैल्यू माइनस हुई है, दो मैग्नीट्यूड माइनस हुए हैं, तो यहाँ पर r का मैग्नीट्यूड हमको मिनिमम मिलने वाला है। यहाँ पर r की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, मिनिमम मिलने वाली है। नहीं पक्का 100%। देखो सर ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती क्या, लेकर देख लेते हैं। a की वैल्यू आप 10 लेकर देखो, b की वैल्यू आप 10 लेकर देखो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 100 कितना हुआ, 200, 200, हाँ कि ना, हुआ कि नहीं हुआ। चलो 200 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 100 लिख सकते हो। तो यहां हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आ रही है 10√2। वैल्यू कितनी आ रही है, 10√2। यहां पर अगर मैं ले लेता हूं 10, यहां पर अगर मैं ले लेता हूं 10, तो आप देखो यहां पर मैग्नीट्यूड 10, मैग्नीट्यूड 10, 10 माइनस 10 हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं। यहां पर हो जाएगा 10 माइनस 10 0। यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, क्या देखो, यहां पर आप देखो कि यहां पर कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है मैक्सिमम। इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 10 है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो आप देखो यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहां पर आपको बीच की कोई वैल्यू मिल रही है, और यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। समझे आप बात, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 10 की जगह 10 5 ले लो, 10 8 ले लो, 6 2 ले लो, 2 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन दिमाग में क्या बात डालनी है, दिमाग में ये बात डालनी है कि जब भी आप दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू थीटा 0 डिग्री यानी कि a प्लस बी हो सकती है। क्या हो सकती है, a प्लस बी हो सकती है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू होगी, और ये कोई बीच की वैल्यू हो सकती है। आई मेरी बात समझ में। तो यहां पर 100 बात की एक बात मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या तो हो सकता है a माइनस बी के बराबर, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बता चुका हूं 3 बार, कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। चलो ये हो सकती है इससे बड़ी और इससे छोटी, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, इस पे हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम हो सकता है दोनों के माइनस के बराबर या उससे बड़ा, या वो हो सकता है दोनों के एडिशन के बराबर या उससे कम, है ना। डिफरेंस के बराबर या उससे ज्यादा, एडिशन के बराबर या उससे कम, इसके बीच में ही आपका मैग्नीट्यूड लाया कर सकता है। जैसे कि सर मान लो अगर आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4, एक वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 6,
तो मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 6 माइनस 4, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 6 माइनस 4। देखो a माइनस बी, 6 माइनस 4 कर दूं, 4 माइनस 6 करके -2 मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बता चुका हूं। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए, तो 6 माइनस 4 मिनिमम कितनी हो सकती है वैल्यू? 6 माइनस 4 2, ठीक है ना? ये देखो लिख रहा हूं मैं, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो सकता है 6 माइनस 4 या उससे बड़ा, या फिर हो सकता है 6 प्लस 4 या उससे छोटा। आई मेरी बात समझ में? मतलब 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है आपके रिजल्टेंट की, लेकिन हाँ 2 से कम नहीं होगी, 10 से बड़ी नहीं होगी। हमने चेक कर लिया है भाई, हमने चेक कर लिया है। क्लियर बात? 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इस चीज को समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है हमने, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस चीज को प्लीज आप अपने दिमाग में बैठा लो। बाकी मेरा काम है इसको आपको याद करा देना, क्वेश्चन करा के आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए और बात मेरी सुनिए ध्यान से कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको यूं पकड़ने हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा दिया रहेगा और वो यही बात बोलना चाह रहा होगा, आपको सिर्फ पकड़ना है और ये चेक करना है। ठीक, ये चेक करना है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। चलिए, तो भैया इस लेक्चर में हमने जो सीखा है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस बनाएगा, आपका बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। प्लीज़ इसको आराम आराम से पढ़ना, याद करना, दिमाग में बैठाना, और बस हम अब स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूमेरिकल। तो चलिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम यही अच्छे नोट पर, अच्छे कंसेप्ट के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।